तो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे और 2-4 वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड डाल दूंगा। बेसिक कंसेप्ट से लेके एडवांस तक क्वेश्चन होंगे। अगर आप कूलम्ब्स लॉ अच्छे से पढ़े होंगे तो इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़े थे कि यहाँ पर अगर कोई चार्ज है, उसके पास में कोई एक पॉइंट चार्ज है, तो उसके वजह से इस पर फोर्स लगेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग पॉइंट चार्जेस के डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव है तो टुवर्ड द चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं इसको हटा लूँ, आखिर ये फोर्स लगा कौन रहा है? इस चार्ज को मैं हटा लूँगा तो कुछ तो ऐसा होगा इसके स्पेस के अराउंड, कुछ तो ऐसा होगा जो इस पर फोर्स लगा रहा होगा। ऐसी कोई फील्ड होगी जो हमें दिख नहीं रही है लेकिन है। ठीक है, तो ये जो फील्ड है इस चार्ज के अराउंड में, वही फील्ड हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड तो दिखती नहीं है, लेकिन अगर इसको मैं ड्रॉप करूं ऐसे तो ये डाउनवर्ड क्यों जा रहा है? कोई ना कोई फील्ड है जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब इस चार्ज के अराउंड कोई ना कोई ऐसी फील्ड है। इस चार्ज के अराउंड भी फील्ड हो सकती है। बुक में मेंशन क्या किया हुआ है? ये हमारा कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज के बारे में भी डिटेल में पढ़ लेंगे। और ये कैसा चार्ज है? सोर्स चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज क्या होता है, इसके बारे में तो बाद में पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस around a source charge in which a test charge experience force of attraction or repulsion, force of attraction or repulsion। ठीक है, अब ये सोर्स चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है? ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान लिखते हैं तो नाम से ही क्लियर होगा आपको। टेस्ट चार्ज बेसिकली कुछ टेस्ट कर रहा है। क्या टेस्ट कर रहा है? प्रेजेंस फील्ड की। किसके फील्ड की? सोर्स चार्ज की। यानी इस टेस्ट चार्ज को क्या क्या कंडीशन इसकी होनी जरूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज के बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, बुक में लिया है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में तो इसको कहीं आना नहीं है। ये बेसिकली टेस्ट करने आया है कि अच्छा इसके फील्ड में आया तो कुछ फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसकी स्ट्रेंथ को चेक कर रहा है। यहाँ पर रहेंगे तो फोर्स लगेगा कितना, यहाँ रहेंगे तो कितना लगेगा, यहाँ रहेंगे तो कितना लगेगा, यहाँ रहेंगे तो कितना लगेगा। तो टेस्ट चार्ज वो चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? बहुत ही कम है, बहुत ही कम है रिलेटिव टू दिस चार्ज। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होगा, इसका मतलब इसका खुद का भी फील्ड होगा अच्छा खासा, तो इसके प्रेजेंस से इस सोर्स चार्ज के फील्ड पे कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, इतना मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज very small, very small, so that
प्रेजेंस ऑफ इट, इट किसके लिए है? टेस्ट चार्ज के लिए। प्रेजेंस ऑफ इट will not affect source charge इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड इतना होगा कम, इतना ज़्यादा कम होगा कि जो भी इसके वजह से हमारी फील्ड निकल रही है उसके पैटर्न पे कोई इससे इफेक्ट ना हो। हालांकि ऐसा होगा नहीं, चार्ज है तो ज़रूर इसमें भी कुछ फील्ड होंगे, तो रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा, तो फील्ड डाइवर्ट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। टेस्ट चार्ज एक कंसेप्ट लाया गया है समझने के लिए, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होना चाहिए। सोर्स चार्ज के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सोर्स चार्ज वो चार्ज है जिसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे पता कर रहे हैं। इस पॉइंट पे पता करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी। मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन किया गया है, आइए देख लेते हैं। उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वो पॉइंट चार्ज कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज है हमारा। एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। तो मैथमेटिकली इसको डिफाइन किया गया है। इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। यानी एक सोर्स चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है, तो वहाँ से जो हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं? एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट। ये क्यू नॉट क्या है यहाँ पे? वही टेस्ट चार्ज है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो अच्छे बुकों में देखेंगे जिसकी थ्योरी वगैरह बहुत अच्छी लिखी हो। एनसीईआरटी थ्योरी के लिए बहुत ही रिकमेंडेड बुक है। न्यूमेरिकल के लिए भले आप कोई भी बुक प्रीफर कर लें, मैं तो जनरली एस सी वर्मा, डी सी पांडे इन्हीं को प्रीफर करता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बुक है। इनफैक्ट न्यूमेरिकल भी उसके अच्छे हैं, लेकिन एक न्यूमेरिकल दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। तो उस बुक में आपको इसको ऐसे लिखा होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स पर यूनिट, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, और यहाँ पर लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टुवर्ड जीरो। मतलब क्यू नॉट की वैल्यू इतनी कम होगी कि ऑलमोस्ट किसको टेंड कर रही होगी? जीरो को। तो यही हमारा वो टेस्ट चार्ज है जो सोर्स चार्ज के फील्ड में हम लोग ला रहे थे। तो अगर मैं कहूँ कि ये हमारा सोर्स चार्ज था, ये यहाँ पर टेस्ट चार्ज था, ठीक है, इसके वजह से फोर्स किधर लग रहा था? इधर लग रहा था। तो कूलम्ब्स लॉ से तो हम लोग जानते हैं फोर्स कितना हो जाएगा? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में हमने नहीं लिखा इसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? एफ बाई क्यू नॉट से के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है कि ये इंडिपेंडेंट है किससे? क्यू नॉट से। तो क्यू नॉट बेसिकली लाया किस लिए गया था? सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को देखने के लिए कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ज़्यादा है, कम है, कैसा है, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ आप सीख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कहानी हो गया जो होना था, कि अगर आप कूलम्ब्स फोर्स कैलकुलेट करना अच्छे से सीखें तो सारे के सारे न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? क्यू नॉट से। तो हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें न्यूमेरिकल के लिए जो पोर्शन बनाए थे उसमें क्या था? पहला हम लोग न्यूमेरिकल सीखे थे वेक्टर पे, ठीक है, फिर कैलकुलस बेस्ड कुछ सीखे थे, फिर मैथमेटिकल सीक्वेंस पे सीखे थे, और
कुछ सीखे थे कि अगर चार्जेज स्पेस में है तो, ठीक है ना, मतलब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ सीखे थे, फिर से इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चन सीखे थे, बहुत सारे न्यूमेरिकल किए थे, तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसे देख लेंगे तो शायद ही इसको पढ़ने में आपको दिक्कत है, ठीक है। चलिए तो कुछ सवाल इस पे करते हैं। सवाल करने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी। स्पेस में है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ 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 कहीं भी, तो जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए। उसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, यहाँ पे होता तो इधर की तरफ, यहाँ पे होता तो इधर की तरफ, यहाँ होता तो इधर की तरफ, यहाँ होता तो इधर की तरफ, ठीक है। अब उस टेस्ट चार्ज को रिमूव कर लीजिए, तो यहाँ से कैसा फिगर बन रहा है आपका, ऐसा। यानी पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कैसी है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है ना। ये समझने वाली बात है कि चार्ज अगर स्पेस में है तो स्पेस में तो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट होंगे, तो एक्स में, वाई में, जेड में सारी तरफ जो वेक्टर पॉइंट करेगा वो किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ। रेडियली आउटवर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके पोटेंशियल में, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो इस चार्ज को अगर हम एक स्फीयर के अंदर रख लें, ठीक है ना, तो जो रेडियस के अलॉन्ग अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है टेस्ट चार्ज का, तो सारे के सारे पे फोर्स कैसे लेंगे, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। उसी तरह नेगेटिव के लिए क्या होगा, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान रखना है। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड, और अलोंग द, जिस पॉइंट के अलोंग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसी पॉइंट के अलोंग या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा, डिपेंड कि चार्ज हमारा कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। तो आइए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं वो सारे क्वेश्चन जो हम लोग कूलम्स लॉ में कर चुके हैं, उसी का यूज़ हम किस में करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले टाइप का जो हम लोग क्वेश्चन लिए थे कूलम्स लॉ में, वो कैसा था, वेक्टर बेस पे था, ठीक है। तो देखिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक चार्ज Q है, यहाँ पर एक चार्ज Q है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। कितना होगा, KQ/r²। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा। कितना होगा, KQ/r²। एंगल कितना है, 60 डिग्री। दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, मेंटल कैलकुलेशन करिए जल्दी से। √a² + b² + 2ab cos थीटा। cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी √3 है। एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब कूलम्स लॉ को अच्छे से नहीं पढ़े हैं, पीछे के लेक्चर में जाइए उनको समझिए, ठीक है। तो ये E है हमारा, ये भी E है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वेक्टर एडिशन के साथ E² A² + B² + 2ab cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, √3e, और E कितना है हमारा, KQ/r², ठीक है। डायरेक्शन अगर पूछे तो डायरेक्शन क्या होगा, दो वेक्टर अगर सेम वेक्टर हो तो वो बाइसेक्ट करते हुए रिजल्टेंट बनाते हैं, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो। ये हमारा कितना है आंसर, √3e। क्लियर है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, जल्दी करेंगे।
क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करने, अच्छे क्वेश्चन बहुत सारे हैं अभी। चलिए देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर से ट्रायंगल ले लिया हमने, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये हमारा स्क्वायर है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड पे उतना स्पेस है नहीं। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ध्यान रखिएगा, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहीं से वेक्टर बनाया करिएगा। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से दो वेक्टर टेल टू टेल जुड़ने चाहिए। तो आप यहाँ से ऐसे डायरेक्शन दिखा दिए, यहाँ से ऐसे डायरेक्शन दिखा दिए, तो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। तो ये एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। ये ई है, ये ई है, ई की वैल्यू कितनी है? के क्यू स्क्वायर बाई के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमारा कितना आ जाएगा? ई नेट, पैरेललोग्राम लॉ लगाइए, तुरंत सॉल्व करिए, वैल्यू आ जाएगी ई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 की वैल्यू -1/2, ठीक है। -1/2 से 2 कट जाएगा तो माइनस ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ई बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, नेट रिजल्टेंट इधर होगा। कितना होगा ये? के क्यू बाई ए स्क्वायर। ये कितना होगा? के क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? √2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। अब ये एक चार्ज बचा हुआ है, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर ही की तरफ। मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ के क्यू, ये दूरी कितनी है? √2 यानी 2a स्क्वायर। दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आ गई? के क्यू बाई ए स्क्वायर √2 + 1/2। तो अगर आप मेरा कूलम्ब्स लॉ का वीडियो देखे होंगे तो इसको करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि हम यहाँ पे एक चार्ज रख लेते हैं, वहाँ पे नेट फोर्स पूछते हैं तो यही सेम आंसर आता, बस Q की जगह Q1 Q2 हो जाता, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो F/Q कर रहे हैं। तो अगर फोर्स निकालना सीखें कूलम्ब्स लॉ तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं वेक्टर पे। ये सवाल बस इसलिए करा रहे हैं कि आपका थोड़ा वेक्टर स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे वेक्टर का कंसेप्ट बढ़ता जाएगा। मैग्नेटिज्म में तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी आ जाएगा। एक और फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इसके वजह से इधर होगा, ठीक है। इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, इस वाले चार्ज की वजह से इधर होगा। तो लॉजिकली दिख रहा है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि ये सारे वेक्टर सेम ही है, डायरेक्शन भले अलग अलग है। तो ये वेक्टर इसके अपोजिट है 0, ये वेक्टर इसके अपोजिट है 0, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता, यहाँ पे चार्ज रहता क्यों, यहाँ चार्ज क्यों, ठीक है, यहाँ -Q, यहाँ -Q, और तब मैं सवाल पूछता यहाँ पे बताइए, तो आप समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 नहीं हो सकती। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर की तरफ। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। ये कितनी होगी? के क्यू बाई, ये दूरी कितनी है हमारी? अगर ये साइड A है तो ये कितना है? a/√2 यानी के क्यू 2/a²। ये भी कितना हो जाएगा? 2kq बाई a²। दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर एक दूसरे से कितने एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। दोनों वेक्टर सेम है, रिजल्टेंट किधर होगा? नीचे की तरफ बाइसेक्ट करते हुए 45 डिग्री पे। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? √2 ई, तो 2√2 kq बाई a²। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आई? इन दोनों चार्ज की वजह से। नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, इधर ही है। मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम ही है, यानी एक और वेक्टर इधर आ जाएगा, ये वो भी ऐड हो जाएगा इसके साथ। यानी आंसर हमारा कितना हो गया? 4√2 kq बाई
ए स्क्वायर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अब मैं पॉलीगन बनाऊँ, हेक्सागन बनाऊँ, ठीक है, सर्कल बना लूँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गया वेक्टर से रिलेटेड सवाल। इसके बाद हम लोग मैथमेटिकल सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन किए थे कोर्स में। ठीक है, याद होगा आपको कि सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, nn+1/2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, nn+1 2n+1/6। ठीक है, उसी तरह क्यूब का क्या है, nn+1/2 का होल क्यूब। फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का किए थे, बहुत सारे ऐसे सवाल किए थे। तो आप अगर ये सब पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक करके एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप देखिए कूलम्स लॉ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं, बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन कराएगा। आपको बहुत पसंद आएगा, मुझे उम्मीद है। और वहाँ से फिर इस टॉपिक में आने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन करा देते हैं सीक्वेंस वाले पे क्वेश्चन, ठीक है ना, मैथमेटिकल सीक्वेंस। कुछ करूँगा नहीं, सेम क्वेश्चन वहीं रहेगा। जहाँ पे नेट फोर्स निकालना था वहाँ के चार्ज को हटा देंगे तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा क्वेश्चन ऐसे कुछ था, इस पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रखे थे, तो वो चार्ज मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे फील्ड निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज था, यहाँ पे 8 कूलम का चार्ज था, यहाँ पे 27 कूलम का चार्ज था, और ऐसे ही 1000 कूलम का चार्ज था। इसकी दूरी 1 यूनिट थी, इसकी 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड सो ऑन 10 यूनिट। ठीक है, इस पॉइंट पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसके वजह से भी इधर होगी, सबके वजह से इधर ही होगी, वेक्टर सारे एक ही डायरेक्शन में है, तो सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसके वजह से क्या लिख सकते हैं, KQ/R²। इसके वजह से KQ/R², 2 का स्क्वायर 4, KQ/R², 3 का स्क्वायर 9, उसी तरह KQ/10² यानी 100। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा K + 2K + 3K ... 4 10K। K कॉमन ले लेंगे तो 1 to 10 तक नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या है, nn+1। ज़रूर याद कर लीजिएगा, मैथ वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बायो वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो आप 10th में पढ़े हुए हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि टफ है ये। तो अगर ये 10 यहाँ पर रख देंगे तो 10 × 11/2 यानी 55 की यूनिट क्या है हमारी, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, F/Q। F की यूनिट क्या है, न्यूटन। Q की यूनिट क्या है, कूलम। फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी न्यूटन पर कूलम। अब इससे स्क्वायर पे मुझे क्वेश्चन बनाना हो, अब खुद सोच सकते हैं, 1 कूलम तो 1 कूलम ही रह जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए 8 है, 8 का मतलब 2 का क्यूब, नीचे क्या है 2 का स्क्वायर, ये है ना KQ/R²। R यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है। तो मुझे अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर पे क्वेश्चन बनाना होता तो ऊपर में क्या चाहता है, क्या क्रिएट हो जाए, 2⁴। बात समझ में आई। चलिए मैं दिखाई दे रहा हूँ करके, ठीक है। अगर यही मैंने सेम क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पे 1 कूलम ले लिया, 1 कूलम का स्क्वायर 1 ही कूलम होगा। 2 का क्यूब था तो 2⁴ ले लेता हूँ, सब कूलम में है, 3⁴ ले लेता हूँ, और यहाँ पे 10⁴ ले लेता हूँ। अब खुद लॉजिकली सोचिए, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, KQ/R², ठीक है ना। तो K × 1/1², ठीक है। इसके वजह से K × Q/R², तो K 1 × 1 प्लस K × 2⁴/2², K × 3⁴/3², K × 10⁴/10²। तो दिख रहा है ना, सारे स्क्वायर टर्म बचेंगे यहाँ पे। K + 2 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर के फॉर्मूले पे कन्वर्ट हो जाएगा। के ऑफ कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 10 स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है nn+1 2n+1/6। तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज नहीं करनी है आपको। अगर ये फार्मूला मालूम है तो डायरेक्ट कर लेंगे, नहीं तो उस समय तो सीक्वेंस एंड सीरीज सॉल्व करने लगेंगे। चलिए टर्म कितने हैं हमारे 10 यहाँ पर रख लीजिए। 10 × 11 यहाँ पे 21, तो 10 × 11 × 21/6। ठीक है, 3 से ये जाएगा 3 2 6, 3 7 21, 2 5 10। 55 × 7 कितना हो जाएगा 55 × 7 ठीक, 7 5 35, 3 कैरी 385। के की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है 9 × 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अभी आप इस पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बना सकते हैं, क्यूब का भी फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन ही बना सकते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो सिलेबस में मैथ के सिलेबस से बहुत पहले ही चला गया है। तो ये रहा आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में ध्यान देना। तीसरा जो हम लोग कूलम्स लॉ में पढ़े थे वो किसके बारे में पढ़े थे इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़े थे। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में भी 2 टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़े थे, फिक्स्ड चार्ज फ्री चार्ज, याद होगा तो आपको। ठीक है, तो इसमें तो फिक्स्ड चार्ज ही पढ़ना है, तो इक्विलिब्रियम से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ में इक्विलिब्रियम पढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब नेट फोर्स कहाँ जीरो हो रहा था, तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स जीरो। और अभी हमने पढ़ा है कि E बराबर क्या होता है F/Q, मतलब F बराबर क्या हो जाएगा Q × E। तो जहाँ पे फोर्स जीरो है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ही। तो फिर से सारे क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे कूलम्स लॉ के इक्विलिब्रियम पे ही कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला सवाल ले लेते हैं इक्विलिब्रियम पे। 2 चार्ज का सिस्टम दिया हुआ है, दोनों चार्ज कैसे हैं सेम मैग्नीट्यूड के हैं। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, तो कूलम्स लॉ आप पढ़े होंगे तो मैं बताया था कि सेम नेचर के चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जीरो होगा इन बिटवीन द चार्जेस। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, उसके बारे में हम पूरा इसको थ्योरेटिकली ही पढ़ाए थे, उसके बाद न्यूमेरिकल कराए। और एक कॉमन सेंस वाली बात है कि 2 चार्ज की वजह से फील्ड किसी पॉइंट पे 2 अलग अलग डायरेक्शन में होगा। अब वेक्टर 2 हैं हमारे, उनका सम 0 कब हो सकता है, उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है जब वेक्टर क्या हो अपोजिट हो। ये सारे डिटेल हम लोग कूलम्स लॉ में देखे हैं। ठीक है, तो सेम नेचर के चार्ज हैं तो फोर्स कहाँ पर जीरो होता है बीच में, यानी फील्ड भी कहाँ जीरो होगा बीच में। कोई पॉइंट एक ले लेते हैं, ये अगर दूरी हमको दी हुई है r, इसे x मान लेते हैं, इसे r - x। q के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी इधर की तरफ होगी। अपोजिट वेक्टर है कैंसिल हो सकते हैं, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड kq/x², इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r - x का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1/x = 1/r - x, x = r/2। तो लॉजिकल सी बात थी, दोनों चार्ज अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो बीच में ही कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। मैग्नीट्यूड थोड़ा चेंज होता, अगर मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है इसका कम होता है तो फील्ड कहाँ पे जीरो होता है इधर की तरफ। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर तक जाती है इसकी, अगर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो ये उस पर भी एक सवाल कर लेते हैं। 9q यहाँ पे चार्ज ले लिया, यहाँ पर q चार्ज ले लिए, अभी भी चार्ज कैसे हैं हमारे सेम नेचर के, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जीरो होगी कहीं बीच में हो सकती है। ठीक है, इसको x ले लिए, ये कितना हो गया r - x। इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कितना हो गया 9kq/x², kq/r - x का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया, जो टर्म बचा उसका अंडर रूट ले लेते हैं 3/x 1/r - x। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3r - 3x, ये उधर जाएगा, चलिए कर ही देते हैं 3r - 3x x
4x, x इक्वल टू 3r/4। ठीक है, तो दिख रहा है ना, ये पॉइंट किधर होना चाहिए, बीच से तो दूरी होना चाहिए। 3r/4 का मतलब 4 से 20 है, मतलब 0.75। ठीक है, अब बीच में रहता है तो क्या होता है 50%, मतलब इस दूरी का 75%। इधर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है इस साइड। तो लॉजिकल सी बात है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ जीरो ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है, जिसका मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, एक अपोजिट चार्ज पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम डेटा ले लेते हैं। 9q चार्ज है, q चार्ज है, लेकिन अब ये नेगेटिव है। तो अगर अपोजिट चार्ज दिया हुआ है सिस्टम में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगी, तो सोचिए, याद करिए कि फोर्स कहाँ जीरो होता था। बीच में तो जीरो होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से इधर होगा, इसके वजह से भी इधर ही होगा। नेगेटिव की तरफ क्या होता है, रेडियली इनवर्ड होता है, तो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव पे क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। तो बीच में तो कहीं पॉसिबिलिटी नहीं। तो मैंने कूलम्ब्स लॉ में, इक्विलिब्रियम में आपको बताया था कि फोर्स जीरो कहाँ पर होगा, उस चार्ज के पास जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। क्योंकि दो जगह पॉसिबिलिटी बनेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से देखेंगे तो इधर होगा, इसके वजह से इधर देखेंगे, यानी वेक्टर अपोजिट हो रहा है यहाँ भी। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव की वजह से इधर, यानी यहाँ पे भी वेक्टर अपोजिट हो रहे हैं। यानी दोनों जगह वेक्टर अपोजिट हैं। वेक्टर अपोजिट है मतलब घटेंगे। घट के जीरो कब हो सकते हैं, जहाँ पे बराबर। बराबर कहाँ पे होंगे, तो इसके पास तो होंगे ना, ये तो खुद ही इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसका तो मैग्नीट्यूड कम है और ये दूरी ज़्यादा है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाएगा। यानी यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ बचेगी इस डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में हमने क्या बताया था कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उस चार्ज के पास ही फोर्स जीरो होगा, और बाहर की तरफ, अंदर तो कोई चांस ही नहीं। बात समझ में आई, ये रट लीजिए पूरा। हालांकि इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, फिजिक्स में कुछ भी रटना नहीं चाहिए। समझ लिया अच्छे से तो ठीक है, फिर रट सकते हैं, लेकिन रट के समझना मैं प्रीफर नहीं करूँगा। तो चलिए अब लिख लेते हैं डेटा। ये r है, ये दूरी x है। इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के पास जीरो होगी जिसका मैग्नीट्यूड कम है। इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, kq/x²। इस वाले चार्ज की वजह से कितना हो गया, k9q/r+x का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, अंडर रूट ले लेते हैं। 1/x इक्वल टू 3/r+x। r+x ये 3x यानी 2x, तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू r/2। देख लेते हैं, r+x किसके बराबर है, 3x के। तो r किसके बराबर है, 2x के। तो x किसके बराबर है, r/2 के। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो आज मैंने न्यूमेरिकल शायद थोड़ा सा तेज़ी में कराया था। उसका रीज़न यही है कि कूलम्ब्स लॉ में यही सारे न्यूमेरिकल बहुत आराम से हम लोग पढ़े थे और सीखे थे। तो वो वीडियो जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस पे कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगले दिन और फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।